तो वो मिला होगा आपको। देखिए अच्छा नहीं लेटर लेटर ना बने वो मिल जाए कौन सा मिलेगा ठीक है खत्म लिखा हुआ है। क्या आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यदि हाँ पहुंच रही है तो मैसेज बॉक्स में लिखें यस, यदि नहीं पहुंच रही तो मैसेज बॉक्स में लिखें नो। हम लोग करीब 5 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको होने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तब तक आप लोग एक नोट पैड कम से कम रख लें अपने पास, जो मैं बताऊं उसको नोट करते चलेंगे। उसके बाद आपको रिसीट नहीं क्या बोला गया आपको ठीक है 29, 30, 31 कहाँ तक है? हेलो आप कई व्हाट्सएप में भेज रहे हैं ठीक है ठीक हो गया व्हाट्सएप पे लिख व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए पेमेंट का जो रिफंड होता है जो आपको पे कर
आप लोगों में से किन्हीं को क्लासेस में जुड़ने में कोई परेशानी नहीं आ रही है ना? सब तक आवाज क्लियर पहुंच रही है? यदि कोई दिक्कत आ रहा है मैसेज बॉक्स में लिखेंगे। क्लास बस कुछ ही मिनट में स्टार्ट होगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। आप लोग नोट पैड तैयार रखेंगे। कौन आया क्या भैया? क्या हुआ, क्या बोला? हेलो, क्या दिक्कत है? नहीं, मैसेज में लिखिएगा या तो हमको व्हाट्सएप में भेजिएगा। हेलो, जिनके भी फोन से नहीं हो रहा है आप लोग अपने कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, वहां लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे उसके में क्लासेस का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पे आपका आज का क्लास आ रहा होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे गूगल मीट के द्वारा। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज आप लोग इंटर्नशिप के पहले क्लास में कुछ बेसिक जानकारियां लेंगे कि ये क्या है, किस लिए किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, और भी कुछ चीजें। सबसे पहले तो आप लोग जिस क्लासेस में ज्वाइन किए हुए हैं इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप आप लोगों के 5th सेमेस्टर में 4 क्रेडिट्स का एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको कंपनीज के थ्रू कनेक्ट होके इंडस्ट्री में क्या चीजें यूज होती है, कैसे यूज होती है, क्या है नहीं है, इस सब चीजों की जानकारी आपको लेनी होती है। जिसके लिए आपको पहले किसी इंडस्ट्री से कनेक्ट करना होता है, इंडस्ट्री में किसी कंपनी से। उसके बाद आप लोग उससे वहां जाते हैं या फिर उनके काम को समझते हैं। उसके बाद फिर क्या इंडस्ट्री में काम होता है, किस तरह से होता है वो समझते हैं। उसके बाद फिर आपको वहां से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट आप लोग यूनिवर्सिटी में देते हैं। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको फिर क्रेडिट्स दिए जाते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को तक समझ रही है, क्लियर है? यदि यदि क्लियर है तो आप लोग थम्स अप का आइकन देंगे, अगर क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन कर देंगे।
आवाज नहीं पहुंच रही किन्हीं लोगों तक? हेलो, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही? अब मेरा व्यू क्लियर होगा, दिगर स्क्रीन में आ रहा होगा। हेलो, आप लोगों में से कितने लोगों के पास एक प्रॉपर लैपटॉप है? जिस क्योंकि आप जिस इंटर्नशिप क्लासेस के लिए आए हैं, ये एक तरह से वेब डेवलपमेंट और उसके कुछ टूल्स के बारे में है। वेब डेवलपमेंट क्या है, उसका क्या यूज है, कैसे होता है, क्या किया जाता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की क्या यूजेस हैं, सिक्योरिटीज क्या है, और उसका क्या क्या यूज है, ये सब। तो आप लोगों के पास कितने लोगों के पास लैपटॉप है? जितने लोगों के पास लैपटॉप अगर है, थम्स अप करेंगे। लैपटॉप अगर नहीं है, थम्स डाउन करेंगे। कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं भी है, मैं जैसे सिखा रहा हूँ, आप लोग ऑनलाइन अपने फोन से भी उसको देख सकते हैं, और कर भी, अगर करने की भी बात है तो कर भी सकते हैं। उसमें कोई कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर आपको कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे कि क्या है वेब और कैसे यह काम करता है। कौन सा नंबर डाल रहे हो? क्या आप लोगों को यह स्क्रीन क्लियरली विजुअल है? मैं आप लोग का माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, जिनको बोलना हो तो एक लोग अपने माइक को ऑन करके बोल सकते हैं। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है सर, दिख रहा है? दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। सर हमारा तो ग्राफिक सर मेरा ये डिजाइनिंग है ना। सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा सर। हेलो, सर मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग सब्जेक्ट है। हाँ, आप सारे चीजें इसी में पढ़ाई जाएंगी, सब इसी का पार्ट। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा ओके सर। हेलो, सर दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, अच्छे से दिख रहा है सर। ओके ठीक है, मैं आप लोग का माइक म्यूट करता हूँ, आगे कराते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले समझेंगे कि ये इंटरनेट क्या है और वेब क्या है। इंटरनेट जो है, जो आप देखते हैं, इंटरनेट जो चीजें हैं, इंटरनेट और वेब में आपस में बहुत सारा ज्यादा अंतर है। इंटरनेट जो है, ये फिजिकल कनेक्शन है डिवाइसेस के बीच में। इंटरनेट का मतलब हुआ कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो वो इंटरनेट है। इंटरनेट क्या, ये यूजेस ये है कि आप लोग ग्लोबली जितने भी डिवाइसेस हैं, सबसे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करते हैं। और वेब क्या है कि वेब एक मीडियम है, जो कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा आपस में इंटरचेंज करने में मदद करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है कि इंटरनेट ये जो है फिजिकल बोन बैकबोन है कनेक्टिविटी का। मतलब ये फिजिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में केबल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, और आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो जो प्रोवाइड करते हैं, कोई वाईफाई कनेक्ट से कनेक्ट होंगे, इस से वो फिजिकल जो जितने भी मीडियम है सारे इंटरनेट। फिर इसमें आता है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है।
वर्ल्ड वाइड वेब जो क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, कुछ फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह सारा चीजें ये वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करती है। आप जो ये मीटिंग देख रहे हैं ये भी वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर रहा है। ये इंटरनेट का पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बना हुआ है। आपको ऑडियो आ रही है सभी को क्लियरली? हेलो? हाँ, तो इंटरनेट जो क्या है कि एक ये फिजिकली कनेक्शन है एक डिवाइस से के बीच से दूसरे डिवाइस के। जैसे आपका फोन हो गया, फोन जो कनेक्ट है इंटरनेट से वो वायरलेसली कनेक्ट है सेल टावर से, सेल टावर से उसको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। फिर आपका लैपटॉप अगर होगा तो लैपटॉप भी वाईफाई से कनेक्ट होगा, वाईफाई से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको राउटर दिया होगा, वो राउटर से फिर फिजिकल इंटरनेट से वो कनेक्ट होगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये एक सर्विस है इंटरनेट के ऊपर चलाई जाती है, जिसके अंदर आपको ये सुविधाएं दी जा रही है। जैसे आप मीटिंग में गूगल मीट से कनेक्ट हैं, वेबसाइट्स आप चेक कर रहे हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब है। आप लोग जो भी शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या फिर कोई भी पेमेंट करते हैं, सारा वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक। इसमें पेजेस का यूज होता है। फिर इसके बाद आपका है कि जो फिजिकल इंटरनेट है, ये इंटरनेट पूरे ग्लोबली कनेक्ट किया हुआ है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, इस सब एक दूसरे से आपस में कैसे कनेक्ट है फिजिकल? तो आप जैसे इस मैप में देख रहे होंगे कि इंडिया से दूसरे देश कनेक्ट हैं, आपको ग्रीन लाइंस दिख रही होंगी, रेड लाइंस दिख रही होंगी। ये सब एक ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होते हैं जो कि लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है। आपके घर में भी जो वाईफाई आता है, अगर फाइबर केबल लगा हुआ होगा तो वो भी लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। वैसे ही भारत से जो दुनिया के बाकी देशों में जो डेटा जा रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जा रहा है। ये आपके समुद्र में बहुत बड़े बड़े फाइबर्स बिछे हुए होते हैं, उसके थ्रू ये डेटा जा रहा होता है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि फाइबर कैसा होता है। आप लोग एक इमेज देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल का इमेज है। इसी के थ्रू दुनिया में जितने भी देश हैं ये सारे कनेक्ट होते हैं। देखिए ये इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सबमरीन केबल का इमेज है। समुद्र में एक केबल से दूसरे केबल तक डेटा इसी तरह से जाता है। ये कुछ देखने में इस तरह का होता है। पहले के टाइम में कॉपर केबल के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता था एक जगह से दूसरे जगह। अब ये इस तरह का सबमरीन केबल यूज होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बाहर से एक शील्ड लगा होता है मेटल का इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करता है तो, और समुद्र के बहुत ज्यादा नीचे होता है तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा और और भी चीजें होती है, तो प्रोटेक्शन के लिए इसमें बाहर से एक मेटल शील्ड दिया जाता है। अंदर फिर कुशन्स होते हैं, फिर इसके अंदर एक फाइबर होता है पतला सा। इस तरह के फाइबर की बहुत सारी लेयर होती है, इसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये आपने देखा था इस तरह का होता है। ये किसी कंपनी का होगा, एयरटेल का होगा, जियो का होगा, किसी का होगा। इसी से एक जगह से दूसरे जगह डेटा ट्रांसफर किया जाता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?
आप लोगों ने देखा कि सबमरीन केबल्स कैसे वर्क करता है। इसमें डेटा बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि बहुत ज्यादा तेज होता है। जो लोग बोल रहे हैं कि ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो भी सिखाया जाएगा कि सब इसी का पार्ट है, सारा कुछ उसी में आपको सिखाए जाएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। फिर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को आपको समझना हो तो ये कुछ इस तरह का होगा कि इंटरनेट एक रेलवे ट्रैक की तरह है। ये फिजिकल है और फिजिकली कनेक्शन बनता है एक दूसरे से। एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको जाना है तो ये फिजिकल ट्रेन का लाइन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो लाइन एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट होते हैं। पर लाइन आपको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाती, उस पे चलने वाला चीज है ट्रेन। ट्रेन आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो ट्रेन जो है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब है। मान लिया एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक आपको डेटा ले जाना है, तो आपको उससे कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का सहारा लेना होगा, तभी आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आपका इंटर्नशिप का फुल प्रोसेस आपने शायद लेट ज्वाइन किया, क्या मैंने पहले भी बताया था। इंटर्नशिप जो है आपका 5th सेमेस्टर में एक 4 क्रेडिट का पेपर है। ये आपका जब आप किसी कंपनी से कनेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए, आपको कॉलेज से कोई एक लेटर दिया जाता है। वो लेटर लेके आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहां से आपको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेब क्या है, वेब कैसे काम करता है, इसमें क्या उपयोग है, ये उपयोगिता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वहां से कि आपने इसको अच्छे से समझा, अच्छे से किया। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेके जाते हैं आप अपने कॉलेज में। कॉलेज में जाके फिर आप उसको सबमिट करते हैं। उस सर्टिफिकेट के बदले आपको 4 क्रेडिट्स दिया जाता है। 4 क्रेडिट्स या जितना भी आपका उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हो उतना आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट में। और फिर आप ये सीखते भी हैं कि कैसे काम होता है आपके उसके बिहाफ पे, जो कि नंबर भी दिया जाता है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि वो वेब डेवलपमेंट नहीं एग्रीकल्चर से हैं या किसी और चीज से हैं, आपने शायद क्लासेस अपने लॉगिन से गलत ज्वाइन कर लिया है, या फिर आप अपने कोर्स को चेक करेंगे आपका एग्रीकल्चर नहीं होगा। आप अपने लॉगिन से क्या ये लिंक से ज्वाइन किए क्लासेस? कितने लोग लॉगिन से ज्वाइन किए? जो लोग लॉगिन से ज्वाइन किए थम्स अप करेंगे, जो लोग डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किए थम्स डाउन करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग लॉगिन से ज्वाइन किए हैं, तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोग समझेंगे कि इंटरनेट तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब भी ठीक है। इंटरनेट पे एक डिवाइस रखा हुआ है, जैसे आपका मान लिया कि एक लैपटॉप ही इंटरनेट पे रखा हुआ है और दूसरी जगह कहीं और भी कोई डिवाइस रखा हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? दूसरे डिवाइस को हम अज्यूम करते हैं कि एक सर्वर है, वेब सर्वर, जैसे google.com का सर्वर है या amazon.com का सर्वर है या फिर flipkart.com का सर्वर है। तो आपका डिवाइस जो लैपटॉप या मोबाइल है वो सर्वर से कनेक्ट कैसे होता है? तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए जो आर्किटेक्चर यूज होता है उसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपका डिवाइस जो है वो इस टाइम एक क्लाइंट की तरह बिहेव करता है, सर्वर, और सर्वर जो है वो सर्वर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे जो लॉजिक है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का चलता है। क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि हमें ये डेटा चाहिए, वो रिक्वेस्ट करता है। तो आप अज्यूम करेंगे कि ये रिक्वेस्ट है तो डेटा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर डेटा सही सलामत सर्वर ने वापस रिस्पॉन्स दिया उसको, तो फिर वो डेटा आपके सिस्टम तक पहुंचता है। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया google.com अपने ब्राउजर से, क्रोम ब्राउजर से या फिर फायरफॉक्स ब्राउजर से, तो वहां से रिक्वेस्ट गया क्रोम ब्राउजर के मतलब google.com के सर्वर पे। google.com के सर्वर ने वहां से रिस्पॉन्ड किया, आपको जो पेज देखना है सर्च वाला, वहां से फिर आपके डिवाइस पे वो रिस्पॉन्स आया, आपके डिवाइस ने वो रिस्पॉन्स पार्स करके आपको वो पेज दिखा दिया। तो ये मॉडल जो है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला जाता है इसको।
इसमें आप देखेंगे आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, आपका लैपटॉप है, पीसी है, फोन है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, बीच में आपका नेटवर्क है, यही नेटवर्क ही आपका इंटरनेट है। ये आपके लैपटॉप से सर्वर तक कनेक्ट होने के लिए जो बीच का कड़ी है, वो यही नेटवर्क आपका इंटरनेट जो है, ये बीच का कड़ी है। अगर इंटरनेट आपका ना हो तो आप अपने फोन से google.com के सर्वर, flipkart.com के सर्वर या कोई भी इस तरह के सर्वर से कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। ये और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लैपटॉप एक साइड आपका दिख रहा है रिक्वेस्ट है, एक साइड आपका दिख रहा है रिस्पॉन्स है। तो लैपटॉप पीसी आपके फोन ने सर्वर को जो रिक्वेस्ट किया वो नेटवर्क के थ्रू सर्वर के पास गया, वहां से उसने कुछ अगर रिस्पॉन्स दिया, मान लिया आपने एक इमेज मांगा जा रहा है आपसे, या आपने वेब पेज का डेटा मांगा है, flipkart.com से आपने किसी चीज का सर्चिंग किया है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना है आपको, तो वहां से जो उसका रिजल्ट आ रहा है वापस आपके सर्वर फोन पे, वो रिस्पॉन्स बोलते हैं उसे। और जो आपके लैपटॉप या मोबाइल से सर्वर पे जा रहा है उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो थम्स अप करेंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो थम्स डाउन करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग एक जवाब देंगे कि आप जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसमें क्लाइंट कौन है? आपका फोन है या वेब सर्वर है? क्लाइंट कौन है? और सर्वर कौन है? सर्वर का मतलब कुछ लोगों ने जवाब दिया है वेब सर्वर है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है फोन है। मैं फिर से बता देता हूं, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आप एक इमेज देख रहे होंगे, नीचे इमेज में दिखाया गया है कि लैपटॉप, पीसी और फोन, ये जो है ये क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट चलता है, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब क्लाइंट जो है ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये चीज चाहिए। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि मान लिया कि हमें एक बिस्किट चाहिए, तो हमें एक बिस्किट चाहिए, आप रिक्वेस्ट करते हैं, दुकानदार की इच्छा है या फिर उसके अपने सिचुएशन के अनुसार हो सकता है उसके पास बिस्किट नहीं हो या उसको मतलब देने का इच्छा ना हो या कुछ समस्या हो, तो फिर वो आपको उस अनुसार कुछ रिस्पॉन्स देता है कि आपके मेरे पास बिस्किट नहीं है या फिर वो जो बिस्किट आप मांग रहे हैं वो नहीं है। उसी तरह आपका लैपटॉप, पीसी या फोन भी सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है कि ये चीजें मेरे को एक पेज दिखाओ google.com से। अगर आपने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे google.com का वो सर्च वाला पेज दिखाओ, मुझे कुछ सर्च करना है, सर्वर उसके बदले में आपको कुछ रिस्पॉन्स देता है कि हाँ ये पेज फाउंड हुआ है, आपको रिस्पॉन्स में दिखाया जा रहा है। ये पेज फाउंड नहीं है, आपने कभी बहुत बार इंटरनेट पे चेक किया होगा कि आपको दिखता है कि ये पेज फाउंड नहीं है या फिर उस पेज में कुछ गड़बड़ी है या आपको नहीं मिलेगा। अगर अब ये रिक्वेस्ट और क्लाइंट से सर्वर के बीच का जो पार्ट है यही इंटरनेट है। यदि इंटरनेट ना हो तो आप अपने लैपटॉप या फोन से कभी सर्वर तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वर हो सकता है कि आपके पास में हो सकता है कि बहुत दूर रखा हो। जैसा कि आपने पिछली इमेज में देखा था कि सर्वर हो सकता है कि आप भारत से कनेक्ट कर रहे हो और सर्वर आपका यूएसए में रखा हो। तो इतना दूरी जो है, ये दूरी ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि समुद्र में बहुत सारे सबमरीन केबल्स बिछे हुए हैं। इस सबमरीन केबल्स के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है आपके फोन से google.com के सर्वर तक, जो कि अमेरिका में रखा हुआ है, हो सकता है भारत में भी रखा हुआ हो सकता है चाइना में भी रखा हुआ हो, किसी भी देश में रखा हुआ हो। आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि वो सर्वर कहाँ रखा हुआ है। वो आपका मोबाइल का राउटर और नेटवर्क प्रोवाइडर्स उसको मैनेज करते हैं कि कैसे वो होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया?
यदि समझ में आया तो मैसेज बॉक्स में यस लिखेंगे, यदि नहीं आया तो नो लिखेंगे। फिर आप एक स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि एक प्रोसेस है द कस्टमर। द कस्टमर का मतलब हुआ कि ये जो है आपका क्लाइंट जो है, आपका फोन हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, आपके मान लिया कि आपने डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे तो ये डेस्कटॉप हो गया या कुछ भी हो गया। तो आपका फोन जो है वो एक कस्टमर की तरह बिहेव करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया दुकान वाले एग्जांपल में कि आप दुकान पे जाते हैं तो आप एज ए कस्टमर होते हैं, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक बिस्किट दे दो, तो आपने कुछ रिक्वेस्ट किया। अब जो रिक्वेस्ट किया वो वहां आपने रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट किया तो वो सीधा जाएगा आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट। सर्वर अपने सिस्टम, अपने मेमोरी में चेक करके बताएगा कि इस रिक्वेस्ट का सारा डेटा हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे एक बिस्किट चाहिए, तो वो अपने गोदाम में देखेगा, अपने स्टोर में देखेगा, अपने रैक्स में चेक करेगा कि बिस्किट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो आपको बताएगा कि बिस्किट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यदि बिस्किट अवेलेबल है तो आपको बताएगा कि बिस्किट अवेलेबल है, आपको वो सर्व किया जाएगा। ठीक वही यहाँ पे भी होता है। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप किसी होटल में जाते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं वेटर से कि मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या मेन्यू अवेलेबल है। वेटर जाता है, वो मेन्यू आपको दिखाता है, फिर उस मेन्यू में से आप कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर वो ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है आपके ऑर्डर का वो किचन तक जाता है, किचन में खाना प्रिपेयर होता है, वापस आपके टेबल तक वो आता है। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, यही होटल वाला एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है। सेम यही चीज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी होती है कि आप जो इंटरनेट यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है, तो इंटरनेट बस एक आपस में आप समझिए कि इंटरनेट वो वेटर है जो आपका रिक्वेस्ट किचन तक ले जा रहा है और किचन में जो खाना प्रिपेयर हो रहा है वो आपके टेबल तक ला रहा है। सेम यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी। आप अपने लॉगिन में इसको देख सकते हैं बाद में भी। अगर समझ में नहीं आया आप फिर से प्ले करके इसको देख सकते हैं। अब फिर आप समझेंगे कि स्पीड क्या होती है इस कनेक्टिविटी की। कि आपने रिक्वेस्ट किया google.com से, आपको विद इन अ मिली सेकेंड आपके सिस्टम मोबाइल पे या लैपटॉप पे रिस्पॉन्स आ जाता है। तो मतलब यदि आप सोचें कि आप भारत में हैं और आपका सर्वर यूएसए में रखा हुआ है, तो इतना जल्दी डेटा प्रोसेस कैसे हो पा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा जो है ये लाइट के स्पीड से ट्रांसफर होता है। तो लाइट का स्पीड चूंकि आप जानते हैं कि 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है। इसीलिए ये मतलब आपकी सोच से ज्यादा 100 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, अगर यदि बगल में सर्वर है, इंडिया में है, चाइना में है, तो हो सकता है कि विद इन 50 मिली सेकेंड भी आपको वहां से डेटा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाए, वहां से रिस्पॉन्स आ जाए। मतलब 200 मिली सेकेंड के अंदर 100 मिली सेकेंड रिक्वेस्ट जाने में और 100 मिली सेकेंड वहां से आने में आपको 200 मिली सेकेंड के अंदर आपको यह सर्व हो जाएगा। ये है स्पीड ऑफ कनेक्टिविटी। आप जो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से बता देता हूँ कि आपका डिवाइस जो है, जैसे कि आपका फोन हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, ये जब आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने अपने फोन में खोला क्रोम ब्राउजर में जाके google.com, तो आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट विद इन अ सेकेंड उसको प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स रिजल्ट दिखा रहा है।
कि हाँ ये google.com का वेब पेज है, आपको एक सर्च वाला बॉक्स दिख रहा है कि अगर आपको सर्च करना है तो आप वहां लिखें। यदि आपको सर्च भी करते हैं तो वो विद इन मिली सेकेंड आपको दिखाता है। तो ये इतना तेज कैसे काम कर रहा है यदि फिजिकल कनेक्शन है? तो फिजिकल कनेक्शन इंडिया में आपके सेल टावर से लेके अमेरिका में यदि कोई सर्वर रखा हुआ है वहां तक सारे इंटरनेट फिजिकली कनेक्टेड हैं, आपके डिवाइस में वायरलेसली भी कनेक्टेड हैं। और एक सर्वर से जैसे ही आपके फोन से आपने रिक्वेस्ट किया, वो फिजिकल लाइट ऑफ स्पीड से भारत से आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक? आवाज आ रही है आप लोगों तक? यदि आवाज आ रही है तो यस लिखेंगे। तो मैं जैसा बता रहा था कि आपके डिवाइस से कनेक्शन जैसे ही बनता है विद इन मिली सेकेंड वो प्रोसेस होके सर्वर तक चला जाता है, विद इन मिली सेकेंड प्रोसेस वापस होके आपको रिस्पॉन्स भी चला आता है। मेरी बात आपको समझ में आई? जो लोग ये पूछ रहे हैं कि अब आप कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये फाइबर के अंदर डेटा ट्रांसफर होता कैसे है और खराब मौसम में चलता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि फाइबर जो है एक शीशे का बहुत पतला सा रेसा टाइप का होता है। उसके अंदर जो लेजर लाइट होती है उससे डेटा का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आपने भारत से कुछ डेटा भेजा, आपके घर में अगर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन लगा हुआ होगा तो वाईफाई से जब आप कनेक्ट होंगे, वो वाईफाई आपके लैपटॉप या मोबाइल का रिस्पॉन्स लेके फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जियो या एयरटेल के बेस स्टेशन में भेजता है। वहां से फिर एक बड़े फाइबर से वो पहुंचता है मेन बेस स्टेशन तक, जहां से मान लिया भारत का जो बेस स्टेशन मेन है जो कि यूएसए डेटा लेके जाता है, वहां से उस फाइबर में डेटा डाला जाता है। और उस फाइबर में एक नहीं बहुत सारे हजारों फाइबर्स होते हैं और वो हजारों फाइबर्स लाइट की स्पीड से आपका डेटा भारत से यूएसए पहुंचा देते हैं। तो फाइबर्स के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट से होता है, इसीलिए उसको वेदर का या फिर समुद्र में कुछ इशू का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो लाइट है। तो कोई इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। समझ में आया आपको मेरी बात? आगे चलें। अब आप समझेंगे कि कुछ कॉमन क्लाइंट्स क्या क्या है। कुछ कॉमन क्लाइंट्स में आपके हो गए, आपके फोन में इंस्टॉल होगा क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, ये सफारी। आपके फोन में कुछ ऐप्स होंगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई, facebook.com, या आपके कुछ स्मार्ट वॉच होंगे, स्मार्ट फ्रिजेस होते हैं, स्मार्ट वो गूगल का वॉइस असिस्टेंट होता है, एलेक्सा होते हैं। ये सारा क्लाइंट्स हो गया जो कि सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है। अब सर्वर्स कौन कौन से हैं? सर्वर जो होते हैं ये एक आपके कंप्यूटर की तरह ही एक मशीन होता है जिसपे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। जैसे कुछ सर्वर का आपको एग्जांपल दूं, एक सर्वर का नाम है अपाचे। अपाचे आपको कुछ फाइलें सर्व करने में मदद करता है। वो जो google.com के सर्वर पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक सेम आप ही की लैपटॉप की तरह एक कंप्यूटर है, बस बहुत बड़े स्केल में है, कारण कि बहुत सारा रिक्वेस्ट एक बार में वो सर्व कर सके। कुछ डेटाबेसेस सर्वर के एग्जांपल आप देखेंगे तो MySQL है, MongoDB है। मेल सर्वर के एग्जांपल्स देखेंगे तो SMTP है। ये SMTP सर्वर जो है ये आपके फोन में भी होता है। ये आप जो जीमेल यूज करते हैं या फिर कोई और मेल यूज करते हैं, ये SMTP के थ्रू ही कनेक्ट होता है गूगल के सर्वर से या जीमेल के सर्वर से। फिर आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आईपी एड्रेस का और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। आप लोग मेरी बात नोट कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूं?
आप लोग अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? नहीं सर, नहीं समझ में आ जी रहा सर, है। आ रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। सर क्लास कितने बजे से? हेलो, समझ में आ रहा है मुझे। सर, क्लास नॉर्मली कितने घंटे का होगा? मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स का क्लास होगा। और उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। और क्लास आ कुछ नहीं आपको होगा। टास्क असाइन टाइम आपको कुछ टास्क असाइन किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है, तो आपको टास्क असाइन किया जाएगा लास्ट में, सेशन के एंड में, कि आपको जाके इंटरनेट से सर्च करना है कि ये मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, और इसके क्या क्या और एग्जांपल्स हैं। क्या समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आगे बढ़े। अब आप आगे समझेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कैसे काम करता है। आईपी एड्रेस जो है ये एक तरह का एड्रेस है जो कि जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है, उसी तरह यह किसी सर्वर का एड्रेस है, किसी कंप्यूटर का एड्रेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है प्रेजेंट टाइम में। जैसे आपके फ़ोन अभी इंटरनेट से कनेक्ट है, उसका भी एक आईपी एड्रेस है। जो डिवाइस, जो लोग लैपटॉप से कनेक्ट हैं, उसका भी एक आईपी एड्रेस है। जो सर्वर जहां से कनेक्ट हैं, जो कि अभी आप गूगल से कनेक्ट हैं, मीट के सर्वर से आप मीटिंग के लिए, तो उसका भी एक आईपी एड्रेस है। एक एड्रेस जैसे आपके घर का एड्रेस है, मान लिया कि मधुबनी, या फिर आपके घर का एड्रेस है, पिन कोड्स हैं, पूरा फिजिकल एड्रेस है। उसी तरह इंटरनेट में जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं, सबका एक एड्रेस है। इसलिए एड्रेस असाइन किया गया है कि आपने मान लिया कि google.com से कुछ रिक्वेस्ट किया है, तो google.com कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, कहाँ जाना है आपके रिक्वेस्ट को, सारे एग्जैक्ट लोकेशन पे आपका रिक्वेस्ट पहुंचे, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए। इसके लिए सारे सर्वर्स को, जो भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उन सबको एक एड्रेस प्रदान किया जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनी के द्वारा, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आईएसपी लिख रहे हैं। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हर डिवाइस जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होती है, सबको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। उसी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब बोलेंगे कि आईपी एड्रेस ये होता किस तरह का है, तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक डिजिटली कनेक्शन का एक एड्रेस है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे अपने सिस्टम पे टाइप करते हैं google.com, तो कंप्यूटर जो है ये google.com नहीं समझता है कि उसका क्या मतलब है google.com। तो हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसको एक एड्रेस दिया जाता है। सेम जैसे कि आप किसी व्यक्ति को चिट्ठी लिखते हैं तो उसका पूरा एड्रेस उसमें लिखा जाता है कि वो कहाँ रहता है, उसका पिन कोड क्या है। ठीक उसी तरह हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि आप फॉर्मेट स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ इस तरह का होता है। 3 डिजिट्स होते हैं, फिर डॉट होता है, फिर 3 डिजिट्स होते हैं, फिर डॉट होता है, फिर 3 डिजिट्स होते हैं, फिर डॉट होता है, फिर 3 डिजिट्स होते हैं, फिर डॉट होता है। ये जो है ये न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस है। इसमें आप जो पहला लेटर देख रहे हैं और जो चौथा लेटर देख रहे हैं, सब वैरी कर सकता है 1 से लेके 255 तक। तो कुल मिला के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं आईपी एड्रेस के। आप अपने फ़ोन का भी आईपी एड्रेस अभी देखें तो इसी तरह का एक आईपी एड्रेस आपको दिखेगा।
ये एक पुराना प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल अभी नया आया है, उसको बोलते हैं IPv6। IPv6 में एक बहुत बड़ा हेक्साडेसिमल एड्रेस आपको दिया जाता है, जो कि आपके फोन और सर्वर को आपस में कनेक्शन देने में मदद करता है। अब आप समझेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि जियो हो गए, एयरटेल हो गए, आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा हो, जो कि हो सकता है BSNL का लगा हो या फिर किसी और प्रोवाइडर का लगा हो, तो वो जो कंपनीज हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आपका डिवाइस जो है, आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, यदि फ़ोन है तो 4G या 5G के थ्रू किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सेल टावर से कनेक्ट होता है 5G मोड के थ्रू। यदि आपका घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, तो फाइबर के थ्रू आपका लैपटॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम यदि सर्वर से कनेक्ट होता है, वो फिर आगे आपका रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करती हैं USA में रखे सर्वर्स को या चाइना में रखे सर्वर्स को, या जहाँ भी कनेक्ट है। चूंकि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो जो नेटवर्क जहाँ पे है उसके IP एड्रेस के थ्रू वो वहाँ पे रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा। ये आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, आपको किसी न किसी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी जो आपके बिहाफ पे आपको कनेक्ट करेगा ग्लोबल इंटरनेट से। चूंकि आप डायरेक्टली ना समुद्र में फाइबर बिछा सकते हैं, चूंकि वो बहुत कॉस्टली है, ना आप डायरेक्टली इतने बड़े बड़े सर्वर ऑन कर सकते हैं। तो आपको कनेक्ट होने के लिए किसी न किसी एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी ही, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, आपको एक फिजिकल IP एड्रेस प्रदान किया जाता है, जो कि आपके डिवाइस का एक एड्रेस होता है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया कि उसी तरह का 4 डिजिट फॉर्मेट में होता है, जिसमें 4 डिजिट फॉर्मेट में होता है, या फिर IPv6 का एक एड्रेस होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का ही होता है, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 172.217.16.142। इसमें 16 जो है ये 1 से 255 तक वैरी कर सकता है। जितने भी डिजिट्स आपको डॉट के बाद दिख रहे हैं, जैसे 172, ये भी 1 से 255 तक वैरी कर सकता है। 217 भी 1 से 255 तक वैरी कर सकता है। 16 भी 1 से 255 तक वैरी कर सकता है, और 142 भी 1 से 255 तक वैरी कर सकता है। तो ये एड्रेसिंग का तरीका हुआ। अब आपका कहना होगा कि मेरे फ़ोन से इंटरनेट के सर्वर तक डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे? जैसे ही आपका फ़ोन से आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आपको facebook.com के सर्वर से कनेक्ट होना है, आप अपने फेसबुक ऐप में उसको फेसबुक को ओपन करते हैं इंटरनेट से, जैसे ही वो कनेक्ट होता है, या फिर आप अपने flipkart.com के ऐप में, फ्लिपकार्ट के ऐप में कुछ सर्च करते हैं कि मुझे कुछ बाई करना है, कुछ भी शॉपिंग का, तो आपका डेटा जो है, आपने कुछ रिक्वेस्ट के लिए सर्च किया, जैसे google.com सर्च किया, तो आपने google.com को वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। और पैकेट्स में आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, आप इमेज में भी देख रहे होंगे, और उसको फिर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट में भेज देता है। अब इंटरनेट में भेज देता है तो, और साथ में आपने रिक्वेस्ट किया है google.com, तो उसका एक IP एड्रेस भी होगा। मान लिया कि कुछ भी हो 1.1.1.1, ये गूगल का IP एड्रेस हो, वहाँ पे रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइडर को गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, कि आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट निकल के गया वहाँ पे। अब नेटवर्क क्या करता है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, उसको नेटवर्क पे भेज देता है। अब चूंकि google.com का सर्वर मान लिया कि अमेरिका में रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें पिछले वाले इमेज में, ये इस तरह का होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत से अमेरिका जाने के लिए बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। ग्रीन वाले आपको दिख रहे होंगे, रेड वाले दिख रहे होंगे, बहुत सारा छोटा छोटा केबल्स दिख रहा होगा। अब आपका डेटा भारत से अमेरिका जाना है तो कौन से रास्ते से जाएगा? इसमें ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको डेटा को तोड़ के जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है उसी के थ्रू आपको भेज देता है। वहाँ जब आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुँचता है तो वो देखता है कि कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, वो फिर सारा रिक्वेस्ट पकड़ता है, सारे रिक्वेस्ट को आपस में मर्ज करता है, और फिर वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर तक पहुँचा दी जाती है।
जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पैकेट ट्रैवलिंग। आपके फोन से आपने सर्च किया google.com, आपका रिक्वेस्ट आपके फोन ने अलग अलग पैकेट्स में तोड़ दिया, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो या एयरटेल के पास गया। जियो या एयरटेल ने क्या किया कि उसको अलग अलग रास्ते से, मान लिया उसको जहां जाना था, मान लिया यूएसए जाना था तो यूएसए के अलग अलग रास्ते से भेज दिया। वहां पे वो जाके फिर रीअसेंबल हुआ और रीअसेंबल होके फिर वो google.com के सर्वर पे गया आपका रिक्वेस्ट। google.com ने आपको रिक्वेस्ट वहां से रिस्पॉन्स किया कि इसको एक पेज देखना है। वो पेज फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में फिर वापस वैसे ही ट्रैवल करके आपके पास आया। आपके फोन या कंप्यूटर ने वापस उसको रीअसेंबल किया और फिर आपको आपके ब्राउजर में दिखा दिया। क्या आपका मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, नहीं आ रही तो नो लिखिए। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे एक ज़्यादा सिंपल एग्जांपल से, जैसे आप अब लोग अपने फ़ोन में facebook.com खोलते हैं, फेसबुक का ऐप खोलते हैं। फेसबुक का ऐप खोलते हैं, उसमें आपको लाइव फीड में बहुत सारे इमेजेस दिख रहे होंगे, कुछ नीचे बटन दिखता है कि लाइक करना है या फिर कमेंट करना है या फिर कुछ भी। तो जैसे ही आप facebook.com खोलते हैं, वो facebook.com का रिक्वेस्ट जो है आपके फ़ोन से जैसे ही निकलता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वो फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि जियो या एयरटेल के सर्वर के थ्रू आपके फेसबुक के सर्वर तक जाता है। फेसबुक ने देखा कि ये किसका अकाउंट अभी लॉगिन किया हुआ है, इसका क्या डेटा दिखाना है, वो सारा डेटा अपने सर्वर से प्रोसेस करके फिर वो उसको पैकेट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन या लैपटॉप तक पहुंचता है। वो फिर उसको आपस में रीअसेंबल करता है और तब आपको वो दिखाता है कि आपके लाइव फीड में क्या डेटा आ रहा है, या आपने कुछ लाइक किया है तो उसका क्या है, कुछ कमेंट किया है तो वो क्या है, किसको कमेंट किया गया है, ये सारा चीज़ प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस आप flipkart.com से अगर कुछ शॉपिंग करते हैं, मान लिया आपने सर्च किया कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, फ़ोन जैसे ही आपने सर्च किया तो आपका रिक्वेस्ट वैसे डायरेक्ट नहीं जाता कि आपने सर्च किया कि सैमसंग गैलेक्सी S26 मुझे चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी S26 डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू नहीं जाता फ्लिपकार्ट के सर्वर पे। उससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर वो इंटरनेट से ट्रैवल करता है। चूँकि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है तो अलग अलग रूट से उसको भेजा जाता है। वापस जब वो पहुंचता है फ्लिपकार्ट के सर्वर पे, उसको वापस रीअसेंबल किया जाता है और फिर फ्लिपकार्ट के सर्वर को वो भेजा जाता है, जो फिर फ्लिपकार्ट का सर्वर फिर समझता है उसे। और फिर आपको मान लिया आपने S26 सर्च किया है तो वो सर्च करता है अपने सिस्टम के डेटाबेस में और फिर आपको सेम प्रोसेस के थ्रू आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में दिखाता है कि S26 का क्या प्राइस है, इसका क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से पिन कोड पे अवेलेबल है, कौन से पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। अब मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे चलें। कोई समस्या आ रही है आवाज में या फिर किसी भी चीज को समझने में? चलिए फिर अब आगे चलते हैं कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल है या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, जैसे कि एग्जांपल में वेब ब्राउज़र का है, क्रोम हो गया या फिर आपका जो है फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया। अगर कोई एप्पल के फ़ोन यूज करते होंगे तो उसमें एक वेब ब्राउज़र आता है, सफारी हो गया। ये सारे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं। तो ये आप जो सर्वर ने कुछ भेजा है रिस्पॉन्स, उसको पार्स कैसे करता है सर्वर? तो जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे
तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझता है। मतलब या तो कोई चीज ऑफ है या फिर कोई चीज ऑन है। कोई भी रिक्वेस्ट हो, आपका टेक्स्ट हो, आपका इमेजेस हो, या फिर कोई भी चीजें हो, सबको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, तभी वो इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे मुद्दा है कि आपका वेब ब्राउजर जो है ये कोड को समझता कैसे है। मान लिया वेब सर्वर में कुछ रिस्पॉन्स आपको भेजा, S23 अल्ट्रा या S26 अल्ट्रा का प्राइस ही आपको भेजा। S26 अल्ट्रा का प्राइस आपको कहाँ पे दिखाना है आपके ब्राउजर में, किस जगह पे दिखाना है, उसका अवेलेबिलिटी कैसा है, उस फोन का डिजाइन कैसा है, ये वेब ब्राउजर कैसे समझता है? तो वेब ब्राउजर जो है ये सबसे पहले आप समझिए कि ये कुछ टेक्नोलॉजीज पे काम करता है जो कि आपका रिक्वेस्ट यहाँ से वेब सर्वर तक ले जाती हैं और वेब सर्वर से वापस आपके पास ले आती हैं और ब्राउजर उसको पार्स करके फिर आपको दिखाता है। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये है HTML। सबसे बेस और बेसिक टेक्नोलॉजी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये है HTML। HTML क्या चीज है कि जैसे कि किसी बॉडी के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इंसान का शरीर का ढांचा होता है, हड्डियां होती है उसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, तो HTML बिल्कुल वो बैकबोन है, बिल्कुल स्ट्रक्चर है आपके वेबसाइट का HTML। ब्राउजर इस HTML कोड को पार्स करके ही आपको दिखाता है कि आपका डिजाइन कैसा होगा, आपके स्क्रीन पे कैसे आएगा, कोई भी चीज टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा, इमेज के फॉर्मेट में आएगा, वीडियो के फॉर्मेट में आएगा, कोई फॉर्म आपको दिखाई देगा या फिर कुछ भी दिखाई देगा, कोई बटन दिखाई देगा। ये सारा चीजें HTML के थ्रू ब्राउजर समझता है। HTML एक कोड है, कोडिंग का फॉर्मेट है, एक लैंग्वेज है। जैसे आप और हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, यह एक लैंग्वेज है। इसी तरह HTML भी एक लैंग्वेज है जिससे कि आपका लैपटॉप या फिर फोन वेब सर्वर से आपस में बात करता है। वेब सर्वर जो है HTML का रिक्वेस्ट समझता है, आपका फोन या लैपटॉप HTML में ही रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे आपको मान लिया कि google.com का वेब पेज देखना है, तो आपका फोन जो रिक्वेस्ट कर रहा है वेब सर्वर को, वो HTML का ही रिक्वेस्ट है जो कि वेब सर्वर को भेजा गया है। वेब सर्वर को समझ के google.com का एक HTML पेज आपको वापस दे रहा है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि HTML का पेज होता आखिर कैसा है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अब आप देखेंगे कि जैसे कि आप किसी एक वेबसाइट पे गए, google.com, google.com एक वेबसाइट है, दिख रहा है आपको? अब आप इसके HTML पार्ट को देखना चाहते हैं, तो जो ये आपके सामने फॉर्म दिख रहा है, ये एक इमेज दिख रहा है, इधर कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, इधर एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग, ये सारा HTML है। अब आप इसको देखना अगर चाहें तो आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा नीचे। ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है HTML, दिख रहा है आपको? आप लोगों को दिख रहा है HTML? यही HTML जो है ये
आपका रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से सर्वर तक ले जाता है। जैसे अगर मैंने इस पे क्लिक किया और कुछ भी टाइप किया तो फॉर्म एलिमेंट के थ्रू आपका रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से निकल के वेब सर्वर तक जाएगा और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, जैसे मैंने अभी सर्च किया, मान लिया मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट मैंने सर्च किया तो मैंने फ्लिपकार्ट का रिक्वेस्ट मारा गूगल के सर्वर पे, वहाँ से उसने मुझे सर्च रिजल्ट दिखाया कि फ्लिपकार्ट क्या है, इसमें क्या क्या बेचा जाता है। यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसके सीईओ कौन है, कब बना, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कौन सी इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, ये सारा गूगल ने सर्च करके आपको अपने स्क्रीन पे दिखाया। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जितना भी रिक्वेस्ट है सब के सब HTML कोड के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो ये आपका रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक जब जाता है तो ये HTML के फॉर्मेट में जाता है और वहाँ से जो रिक्वेस्ट आता भी, रिस्पॉन्स जो आता है सर्वर से आपके पास, वो भी HTML के फॉर्मेट में ही आता है। अब एक टेक्नोलॉजी है, उसे बोलते हैं CSS जो डिजाइन और कलर्स देख रहे हैं आप उस HTML पेज में, चाहे वो गूगल का पेज हो या फिर फ्लिपकार्ट का पेज हो या फिर किसी भी कोई भी पेज हो, फेसबुक का पेज हो या फिर किसी भी वेब सर्वर का एड्रेस पेज हो, आप अपने कॉलेज का वेबसाइट जो देखते हैं उसका भी पेज हो, सारे के सारे का स्टाइलिंग इसी CSS टेक्नोलॉजी से किया जाता है। इसका कलर क्या होगा, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा और उसका बिहेवियर, जैसे किसी बटन पे आपने क्लिक किया, जैसे आपने सर्च बटन पे क्लिक किया तो सर्च बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये सारा बिहेवियर डिसाइड करता है एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ये आपके सिस्टम पे, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप्स में इंस्टॉल होती है टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट और ये टेक्नोलॉजीज आपके ब्राउज़र के बिहेवियर को डिसाइड करती है। जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो आपको कोई पॉपअप दिखेगा या फिर आपको कोई अलर्ट दिखाएगा, या फिर आपने अगर कोई फॉर्म भरा होगा, वेब पेज का फॉर्म भरा होगा, आपने अपना एडमिशन का फॉर्म भरा होगा, इंटर्नशिप का फॉर्म भरा होगा, तो आप वहाँ पे देख भी पाएंगे कि आप जब सर्च करते हैं, आप इस क्लास को ही ज्वाइन करने गए होंगे तो आप वहाँ पे देखे होंगे अपने लॉगिन में, वहाँ पे एक बटन बना हुआ आता है कि ज्वाइन द क्लास। अब जैसे ही आपने उस बटन पे क्लिक किया तो क्या उसके बाद होगा, वो सारा चीज़ें जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है कि उसके बाद आप किसी पेज कोई टैब ओपन होगा जिसमें आपका गूगल मीट खुलेगा, उसके बाद आप ज्वाइन होंगे। आप वहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि अगर आपका टाइम नहीं हुआ है 10 बजे तो सारा बंद है, मतलब आपको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा बिहेवियर जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है कि वेब पेज पे कब क्या कैसे डिस्प्ले होगा। जो कोड देख रहे हैं वो HTML है, वो रॉ कोड है, मतलब जो आपके सिस्टम से रॉ जानकारी सर्वर तक ले जा रहा है। सर्वर को CSS से कोई मतलब नहीं है, सर्वर को जावास्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है, सर्वर को ये कोई लेना देना नहीं है कि आपके फ़ोन पे वो पेज कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा कि ब्लू दिखेगा कि पीला दिखेगा, उसे कोई मतलब नहीं कि आपको फ्लिपकार्ट का लोगो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसे बस वो रॉ डेटा से मतलब है जो कि आपको देखना है। मान लिया आपको google.com का पेज देखना है तो बस उसे यही जानने से मतलब है कि google.com का पेज कैसा दिखता है, बस वो रॉ HTML भेज देगा आपके सिस्टम को और CSS कोड भी भेज देगा। आपका सिस्टम उस CSS कोड को पार्स करके फिर आपके HTML कोड में डिजाइन देगा। जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली उसका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि ये कैसे बिहेव करेगा आपका सिस्टम। ब्राउज़र जो HTML पार्स करता है तो वो पार्स करता है ऑब्जेक्ट मॉडल के फॉर्म में। जैसे कि आपके शरीर में जो हड्डियां होती है वो एक मॉडल के फॉर्म में लगी होती है कि ये हाथ का है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। इसी तरह से ब्राउज़र जो HTML पार्स करता है वो भी उसी फॉर्मेट में पार्स करता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आना है
और कौन सा चीज किस चीज के अंदर है रखा हुआ। तो वो स्केलेटन स्ट्रक्चर की तरह उसको पार्स करता है और पार्स करके ब्राउजर आपको, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि इस तरह के फॉर्मेट में रखता है, जिसके अंदर हेडिंग्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं और भी चीजें होती हैं। CSS जो है ये आपका कलर्स हैं, कलर डिसाइड होता है इससे, ये फिर इसे रेंडर करके आपको दिखाता है। फिर आप अब देखेंगे कि इसे आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आपके अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप देख पाएंगे, फोन में तो नहीं दिखेगा डेवलपर टूल्स और टर्मिनल। यदि आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप टर्मिनल देख पाएंगे, यदि आप फोन से कनेक्टेड हैं तो नहीं देख पाएंगे। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं कि ये टर्मिनल क्या चीज है और डेवलपर टूल्स क्या चीज है। सबसे पहले आपको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं कि ये टर्मिनल क्या चीज है। अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया? जो भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने मैसेज बॉक्स में। क्या आपको समझ में नहीं आया? क्लाइंट सर्वर समझ में नहीं आया कि ब्राउजर का HTML समझ में नहीं आया, CSS समझ में नहीं आया, या और भी कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई? CSS आप लोगों को समझ में नहीं आया, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रेजेंट करके कि CSS और जावास्क्रिप्ट के क्या सिस्टम है, HTML का क्या सिस्टम है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये है क्या। मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी है और क्या कैसे काम करता है। आप लोग एक स्क्रीन देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, इस स्क्रीन को ही बोलते हैं टर्मिनल। अब इसे ओपन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप अपने अगर डेस्कटॉप पे हैं तो इस तरह का आपका ये विंडोज 11 का इंटरफेस है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, जो भी आपका हो, आप लोग सर्च बटन में यहाँ पे टाइप करेंगे टर्मिनल टाइप करेंगे। या जो लोग विंडोज 7 से हैं वो लोग कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट। जो लोग विंडोज 11 या विंडोज 10 से हैं, जो लोग टाइप करेंगे टर्मिनल। उसके बाद आपको स्क्रीन पे एक इस तरह का एप्लीकेशन ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये सभी लोग समझ जाएंगे। आपको स्क्रीन पे इस तरह का डिस्प्ले होगा, ऊपर लिखा होगा टॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट, नीचे लिखा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व। ये जो विंडो है ये आपको बिना माउस के आपके कंप्यूटर का कंट्रोल देता है। आपको माउस का उपयोग नहीं करना है। आप इस विंडो से डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे, आप फाइल्स बना पाएंगे, आप अपने सिस्टम में फाइल्स चेक कर पाएंगे। इस विंडो में आपको एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है ग्राफिक्स। इसमें इमेजेस नहीं दिखते, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखता, पर आप अपने सिस्टम को वैसे कंट्रोल कर पाएंगे जैसे कि आप अपने ग्राफिक्स से नहीं कर पाएंगे। मतलब विद इन वन कमांड आप बहुत सारे अलग अलग काम कर पाएंगे इस टर्मिनल से। आप लोगों को समझ में आ रहा है?
जैसे मैं आपको टर्मिनल पे एक कमांड चला के दिखाता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर में सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर ये एक फोल्डर में है। सी ड्राइव के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये यूजर्स फोल्डर में है। अब मैंने सारा स्क्रीन क्लियर कर दिया, आपको दिख रहा होगा सी ड्राइव के अंदर सी लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजर्स लिखा हुआ है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर में अभी ये मौजूद है। यदि आपको किसी और ड्राइव में जाना है तो उसके कुछ कमांड्स होते हैं। यदि आपको कुछ करना है, जैसे मैं आपको देखना हूँ कि फाइल यहाँ पे कौन कौन सा मौजूद है, तो उसका कमांड होता है dir। जैसे ही आप लिख के इंटर करेंगे आपको सारा चीज़ें दिखाएगा कि इस सिस्टम में कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं, कब बनाई गई थी, किस टाइम पे बनाई गई थी, और क्या है वो फाइल है कि फोल्डर है। जो फोल्डर्स हैं वो dir से डिनोट होते हैं, जो फाइल्स हैं वो फाइल नॉर्मली जो फाइल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह दिखते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि 7 डायरेक्टरीज हैं और 0 फाइल्स हैं। डायरेक्टरी का मतलब हो गया कि जैसे आप अपने विंडोज में देखते हैं फोल्डर्स, यही सेम इस टर्मिनल में होता है डायरेक्टरी। अब ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि जो सर्वर होता है, सर्वर में आप जैसे अपने लैपटॉप को यूज करते हैं उस तरह का ग्राफिकल इंटरफेस उसके अंदर नहीं होता है। उसके अंदर बस यही कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस होता है। जो भी काम सर्वर के अंदर होता है, जैसे मान लिया आपको कोई फोल्डर बनाना हो या कोई फाइल बनाना हो या कुछ भी करना हो, वो सारे इसी कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस के थ्रू किए जाते हैं। जैसे मुझे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुत सारा फोल्डर का नाम है, किसी मुझे फोल्डर में जाना है तो CD का मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी। मैं अपने जिस फोल्डर में अभी मौजूद हूँ उस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा रहा हूँ, तो CD लिखने का मतलब हुआ चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी में लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा कि मुझे पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर चला आया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सी के अंदर यूजर्स के अंदर पब्लिक फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है। अब आप यहाँ पे dir लिखेंगे। dir कमांड होता है जिसका मतलब होता है कि डायरेक्टरी लिस्टिंग दिखाओ। जितने भी डायरेक्टरी सिस्टम में मौजूद हैं, जितने भी फाइल सिस्टम में मौजूद हैं, सारा का मुझे एक बायोडाटा दो। जैसे ही मैं इंटर करता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फिर बहुत सारे डायरेक्टरी प्रेजेंट हुई हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, डाउनलोड्स दिख रहे होंगे, म्यूजिक दिख रहे होंगे, पिक्चर्स दिख रहे होंगे, वीडियोस दिख रहे होंगे। इसी तरह के अलग अलग कमांड्स के थ्रू आपका काम होता है सर्वर पे। अब आप जो समझे ये टर्मिनल है, ये जो आपको बताया जा रहा था ब्लैक कलर का स्क्रीन, इसको बोलते हैं टर्मिनल। ये आपको ये दिख पा रहा होगा, ये मैकबुक का टर्मिनल है। जो आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है, ये टर्मिनल मैकबुक का है। सेम टू सेम ऐसे ही काम करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स जो कि सर्वर पे काम करता है, उसका भी टर्मिनल इसी तरह से काम करता है। कुछ कमांड्स अलग हो सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना माउस के यूज करने देता है। ये जो भी डेवलपर्स होते हैं जो कि वेबसाइट बनाते हैं या फिर कुछ इसी तरह का काम करते हैं या कुछ सिस्टम एप्स बनाते हैं, उनको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा अलग अलग क्लिक्स नहीं करना होता है। ये डायरेक्टली आपके सिस्टम या नेटवर्क पे डायरेक्ट आपको कंट्रोल देता है। अब एक कमांड होता है जो कि होता है पिंग। पिंग कमांड क्या होता है कि ये आपको आपके कंप्यूटर से ये देखने में मदद करता है कि क्या मेरे कंप्यूटर में किसी दूसरे वेबसाइट या IP एड्रेस तक पहुंच संभव है, और अगर पहुंच संभव है तो वो कितने देर में संभव है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं?
ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन टॉपिक है। इसके बारे में आपको बाद में भी बताया जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि टर्मिनल जो चीज है, टर्मिनल ये आपका आपके सिस्टम को बिना माउस के कंट्रोल करने में जो है ये मदद करता है। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम से google.com का कनेक्टिविटी बन रही है या नहीं, किसी और आईपी तक कनेक्टिविटी बन रही है या नहीं, या फिर कुछ और भी चीजें, जैसे आपके सिस्टम में कोई फोल्डर बनाना हो या कोई फाइल बनाना हो या फिर कुछ और भी चीजें। इन सब का काम करने के लिए आपको टर्मिनल की नीड होती है। जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंट करता हूँ, एक टर्मिनल का कमांड है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा था कि आपको दिखाया जा रहा था कि एक कमांड है पिंग। मैं आपको अभी टर्मिनल में दिखा देता हूँ कि ये पिंग कमांड कैसे काम करता है। आप विंडोज दबाएंगे, सर्च बॉक्स खोलेंगे, यहाँ पे टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे पिंग google.com। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक एड्रेस दिखाई दे रहा होगा 172.217.27.238। मैं आपके सुविधा के लिए स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ये एड्रेस जो आपको दिख रहा है ये गूगल का आईपी एड्रेस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो भी उस इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैंने जैसे ही लिखा कि google.com, तो वो google.com के आईपी एड्रेस से कनेक्ट किया और वहां से आपको जो दिख रहा है कि वहां से google.com के सर्वर से आपके सिस्टम तक रिक्वेस्ट कितनी देर में पहुंच रहा है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइम डिस्प्ले हो रहा है, 18 मिलीसेकेंड, 20 मिलीसेकेंड, 21 मिलीसेकेंड, 140 मिलीसेकेंड, अलग अलग टाइम दिख रहे हैं। और कितना बाइट का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा कि 32 बाइट का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि टोटल 4 पैकेट सेंड किए गए हैं, 4 रिसीव हो गए। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर होता है वो अलग अलग पैकेट्स के थ्रू होता है। तो आपके सिस्टम से जो रिक्वेस्ट किया गया वो अलग अलग पैकेट्स में उसको तोड़ दिया गया और अलग अलग पैकेट्स अलग अलग रूट से google.com के सर्वर तक पहुंचे। आपस में जब उनको मर्ज किया गया और मर्ज करके फिर google.com से वापस आपको रिस्पॉन्स भेजा गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलग अलग पैकेट्स का क्या रिप्लाई आया है। ये है टर्मिनल। इसके अंदर अलग अलग कमांड होते हैं, अलग अलग कमांड आप चला सकते हैं। अब आप देखेंगे क्रोम का डेव टूल्स क्या चीज है। आप कितने लोग के पास लैपटॉप है अभी? आप कितने लोगों के पास लैपटॉप अभी उपलब्ध है? आप लोग जैसे जैसे मैं करूं अपने सिस्टम पे भी देखेंगे वैसे करके कि आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। जिन लोगों के पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं है वो सिर्फ देखेंगे और सीखेंगे क्या चीज है ये क्रोम का डेव टूल्स। क्रोम का डेव टूल्स ये आपको देखने में मदद करता है कि किसी वेबसाइट में क्या आर्किटेक्चर यूज किया जा रहा है, क्या उसके कलर कोडिंग्स हैं, क्या डिजाइन यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, क्या उसका HTML कोड आपके सिस्टम से निकल के सर्वर तक जा रहा है और क्या वहां से रिस्पॉन्स वापस सर्वर आपको दे रहा है। चूंकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है तो ये सब चीजें हाइड नहीं होती है। आप अपने ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं कि ये होता क्या है।
आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपके सामने google.com का पेज ओपन किया हुआ है, देख पा रहे हैं? ये आपके सामने google.com का पेज ओपन किया गया है, जिसमें कि अब आपको ज्यादा क्लियरली हो रहा होगा, कि ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा बड़ा स्क्रीन में, कि google.com का एक पेज ओपन किया हुआ है इस पे, ब्राउजर पे। और इसमें अब आप देखेंगे कि google.com का जो पेज आपको खुला हुआ है, आप अपने अगर क्रोम ब्राउजर में है या फायरफॉक्स ब्राउजर में है, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट चेक करने के लिए आप सीधा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा इंस्पेक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट, ये एक ऑप्शन हुआ। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो टूल बॉक्स नीचे ओपन हुआ, इसी को बोलते हैं डेव टूल्स। डेव टूल्स का मतलब हुआ कि जो डेवलपर्स उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग उस पे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, यदि आपको HTML का नॉलेज है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, वो कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजें देख सकते हैं। डेवटूल्स के अंदर आपको जो चीजें जाननी चाहिए वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो चीज है, ये आपको वेबसाइट का पूरा HTML आर्किटेक्चर दिखा रहा है, जिसके अंदर आप सबसे टॉप पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ भी है कि डॉक टाइप HTML। मैं आपको स्क्रीन को और बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, आपको टॉप पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। क्या सभी लोग, जो जिन लोगों के पास लैपटॉप है, वो अपने लैपटॉप में ओपन किए हुए इसे? यदि किए हुए हैं, उनको दिख रहा है इंस्पेक्ट करने पे डॉक टाइप HTML? उसके नीचे आप ठीक देखेंगे कि लिखा हुआ है HTML, उसके नीचे हेड है, उसके नीचे फिर बॉडी है। हेड जो है, ये आपका वेबसाइट का सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इसका टाइटल क्या है, इसका डिजाइन, इससे मतलब कौन से स्टाइल से कनेक्ट किया गया है, क्या किया, ये सब सारा चीज। आप लोगों को डेव टूल्स नहीं दिख रहा है? ओके ओके, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। जैसा कि मुझे शायद लग रहा है कि आप लोगों को डेव टूल्स नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको शायद ज्यादा क्लियर होगा कि आपको डेव टूल्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सबसे टॉप पे ये दिख रहा है, अब आपको डेव टूल्स दिखाई दे रहा था अभी? मैं आप लोगों में से आप लोगों का माइक ऑन कर रहा हूँ, एक एक करके बोलिएगा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। नहीं नहीं क्या आप लोगों को डेव टूल्स दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं अब सर, दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर। एलिमेंट्स वगैरह दिख रहा है, सॉफ्टवेयर नेटवर्क ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा अब
अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीन साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आपके स्क्रीन पे google.com का एक पेज खुला हुआ है। सबसे पहले आप ब्राउजर को समझेंगे कि ब्राउजर में पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है, बगल में मीट दिख रहा है, इधर जेड करके कुछ इमेज खुला हुआ ये दिख रहा है। ये जो टॉप पे दिख रहा है आपको गूगल लिखा हुआ, ये आपका टाइटल बार है। इसमें आपके वेबसाइट का टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ये गूगल का पेज है तो यहाँ ऊपर टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है गूगल। इसके बाद ये जो बार है इसे बोलते हैं एड्रेस बार। इसमें आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे google.com, flipkart.com या फिर कोई भी facebook.com हो गया या फिर amazon.com हो गया, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। ये जो बार है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पूरा पेज, जिसमें कि आपको गूगल का पेज डिस्प्ले हो रहा है, यही आपका मेन विंडो है। ये मेन विंडो में आपके सारे पेजेस डिस्प्ले होंगे। अगर आपने किसी और के वेबसाइट खोला, जैसे मान लिया कि कोई है आप में से किसी भी कॉलेज से, मान लिया किसी कॉलेज का ही वेबसाइट खोल लेते हैं, कॉलेज वेबसाइट। मैंने एड्रेस बार में सर्च किया, किसी भी कॉलेज का कोई वेबसाइट आया, जैसे कि कोई पटना वुमेन्स लॉ कॉलेज का ही वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है टॉप पे जो दिख रहा है कि द ऑफिशियल साइट ऑफ पटना लॉ कॉलेज, ये इसका टाइटल है। ये आपको टॉप में डिस्प्ले होगा ब्राउजर के ऊपर वाले विंडो में। इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये टाइटल यहीं पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है पटना wcollege.ac, पटना लॉ कॉलेज.ac.in, ये इसका एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस। उसके बाद बाकी जो नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका पूरा विंडो है। इसमें आपका पूरा वेबसाइट आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें देखना है आप देख सकते हैं। अब आपको इसके अंदर मान लिया कि देखना है कि ये वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, या इसमें कौन सी HTML का यूज हुआ है या फिर कुछ भी। तो आप सिंपल HTML पे आएंगे, आप चलेंगे विकीपीडिया के साइट पे, जिसके अंदर सिंपल टेक्स्ट होता है, बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं होते हैं। ये विकीपीडिया के वेबसाइट है। इसके अंदर आपको देखना है कि क्या HTML यूज हुआ है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस यूज हुए हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। इसी को बोलते हैं क्रोम डेव टूल्स। यदि आप फायरफॉक्स में हैं तो फायरफॉक्स का डेव टूल्स, यदि आप एज में हैं तो एज का डेव टूल्स, अलग अलग डेव टूल्स ओपन होंगे। इसके अंदर सबसे पहले एक आपको एरो का आइकन होगा। यदि आपको कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करके विकीपीडिया को सेलेक्ट किया, तो यहाँ इसके बाद ये आपका एक आइकन है। इसके अंदर आप अलग अलग डिवाइस का सिमुलेट कर सकते हैं कि आपको एज में देखना है, कि आपको मोबाइल में देखना है, आपको टैबलेट में देखना है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी कि कैसे काम करता है। फिर आपको एक बार मिलेगा जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको सबसे पहला चीज दिख रहा होगा डॉक टाइप HTML। इसके अंदर आपका पूरा HTML कोड है, जिसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा कि HTML लैंग्वेज इंग्लिश क्लास JS इनेबल्ड। फिर आपको हेड सेक्शन दिख रहा होगा, फिर आपको बॉडी सेक्शन दिख रहा होगा। ये आपका HTML पार्ट्स देखने का के लिए पूरा बनाया गया है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि ब्राउजर जो है HTML को डॉक्यूमेंट के रूप में पार्स करता है और सारा उसका अलग अलग मॉडल बनाता है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि HTML है, इसके अंदर हेड है, इसके अंदर मेटा है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट के अंदर तीसरा एलिमेंट, इस तरह से एक के अंदर एक के अंदर एक है। आप यहाँ से भी देख पाए होंगे। बॉडी है, बॉडी के अंदर मेन है, मेन के अंदर डिव है, डिव के अंदर H1 है, H1 के अंदर स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर फिर और भी एलिमेंट्स इसी तरह के हैं, जैसे आपको नैब के अंदर डिव है, डिव के अंदर बटन है, बटन के अंदर फिर कुछ आइकन्स हैं। आइकन्स में लिखा हुआ है यहाँ पे विकीपीडिया इन योर लैंग्वेज। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि रीड विकीपीडिया इन योर लैंग्वेज। ये आपको पूरा का पूरा HTML कोड दिख रहा है। ये आप इसमें अगर चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी
क्लासेस कलर्स का यूज कर रही है। यदि मैं विकीपीडिया पे चलूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ सिंपल विकीपीडिया। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे एक लिखा हुआ टैब है जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल में आपको दिख रहा होगा ये वेबसाइट कौन कौन से CSS प्रॉपर्टी का यूज कर रही है, जैसे कलर इसका ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, और देख रहे होंगे कि इसका विड्थ 176 पिक्सल दिया हुआ है, हाइट 32 पिक्सल दिया हुआ है। इसी तरह और भी किसी एलिमेंट में चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे किसी और एलिमेंट में हम चलेंगे, इसका भी देख पा रहे होंगे आप, इसका कलर जो है यहाँ पे ब्लैक टाइप का कुछ किया हुआ है, फॉन्ट साइज 1.3 REM करके दिया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं क्रोम डेव टूल्स का एलिमेंट्स टूल। इसमें आप पूरे वेबसाइट का HTML एलिमेंट देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो विंडो है ये कंसोल है। ये आपका सेम एज उसी तरह काम करता है जैसे कि आपका वेबसाइट मैंने आपको पहले दिखाया था टर्मिनल काम करता है। इसमें आप कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड लिख के रन करा सकते हैं। कुछ आप लोगों को भी जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है तो एक मैंने आपको सिंपल सा कमांड लिख के दिखा देता हूं, console.log hello। आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसको लिखा हुआ है कंसोल CONSOLE डॉट लगाया हुआ है, इसके बाद लॉग लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन किया गया है, उसके बाद डबल कोटेशन ऑन किया गया है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, फिर डबल कोटेशन क्लोज किया गया है, ब्रैकेट क्लोज किया गया है। जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे आपके सामने लिख के दिखेगा हेलो। आप लोग में से आप लोग जो लोग लैपटॉप पे इसको देख रहे होंगे आप लोग करके देखें इसको कितने लोगों का हेलो आ रहा है। आप लोगों को कितने लोगों का हेलो आ रहा है? आ रहा है हेलो? आप और आप लोगों का माइक्रोफोन ऑन है, आप एक बार बताएंगे हेलो आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है, सब आ रहा है। आप लोग अपने सिस्टम में इसको ट्राई करके देखे हैं? कंसोल में console.log लिखने पे हेलो या आ रहा है सर आवाज। आ रहा सर। सर हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं 26 से 30 वाला। तो क्या नहीं आ रहा। यहाँ पे आप console.log में जैसे ही कुछ लिखेंगे आपको आउटपुट वो सेम आएगा। console.log में अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ, जैसे कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लिखना चाहूँ, यदि मैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लिखना चाहूँ तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है। बाकी टैब्स जो हैं वो अलग अलग काम के लिए हैं, जैसे नेटवर्क टैब नेटवर्क में मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। सोर्सेस टैब आपको ये देखने में मदद करता है ये वेबसाइट कौन कौन सी चीजें यूज कर रही है किसी और सोर्स से, जैसे इमेजेस कौन कौन से यूज कर रही है, जावास्क्रिप्ट कौन कौन से यूज कर रही है। बाकी जो इसमें है ये डेवलपर्स लेवल के हैं काम के टूल्स हैं, ये इनके बारे में आपको आगे बताया जाएगा कि ये क्या और कैसे काम करता है। आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए पहले एलिमेंट्स और कंसोल पे फोकस कीजिए कि ये एलिमेंट्स क्या चीज है और कंसोल क्या चीज है, कैसे काम करता है। आप लोगों को समझ में आया कि एलिमेंट्स क्या है, कंसोल क्या है? जिन लोगों को समझ में आया वो थम्स अप करेंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो थम्स डाउन करेंगे। तो इसके बाद आप आगे चलेंगे कि ये एलिमेंट्स है फिर कंसोल है, इसका काम क्या है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट जो अभी अब मैंने आपको दिखाया, जैसे ही मैंने किसी वेब पेज पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया तो आप किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप किसी हेडलाइन को चेंज कर सकते हैं, वो आपको इंस्टेंट रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप किसी हेडलाइन को चेंज करते हैं तो वो आपको दिखेगा। आपकी चेक देखने के लिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे काम
करता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि किसी वेबसाइट में कोई चीज खराब है तो वो क्यों काम नहीं कर रही है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये आप कैसे बदल सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे विकिपीडिया का वेबसाइट दिख रहा होगा, मैंने इस पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए। अब ये विकिपीडिया का वेबसाइट है, जैसे ही मैं यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ विकिपीडिया को, यहाँ पे आपको इसका एलिमेंट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे और विकिपीडिया को बदल के हेलो स्टूडेंट कर देंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे विकिपीडिया वाला शायद कुछ सिक्योरिटी कारण से चेंज नहीं हो पा रहा है, पर आप उसके नीचे जो टेक्स्ट देख सकते हैं, इसके अगर हम चेंज करें, हेलो स्टूडेंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि ये पेज लिखा हुआ था विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। आप किसी और के वेबसाइट में जाएंगे, जैसे google.com में जाएंगे, google.com में गए, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल सर्च पे आप हम होवर करके यदि इसका एलिमेंट का बटन हम चेंज कर पाते हैं, जैसे इसका वैल्यू है गूगल सर्च को हम लिख देते हैं सर्च सिर्फ, देख लें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गूगल सर्च से ये डायरेक्ट सर्च हो गया। इसी तरह आप कुछ अगर बदल के देखना चाहें कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह में नहीं, तो इस तरह में कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। आप इसका स्टाइल भी चेंज करके देख सकते हैं, जैसे इस पे बॉर्डर दिया हुआ व्हाइट कलर का, आप यहाँ से बॉर्डर का कलर ब्लू कर सकते हैं, ब्लू कर दिया मैंने बॉर्डर। आप यहाँ पे स्क्रीन पे साफ देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर ब्लू हो गया। यदि मैं रेड कर दूं तो रेड हो गया, यदि मैं येलो कर दूं तो येलो हो गया, यदि मैं ग्रीन कर दूं तो ग्रीन बॉर्डर हो गया। यदि मैं इसका थिकनेस बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर से फिर से सेलेक्ट करके इस बटन को, यदि मैं इसका टेक्स्ट का कलर ब्लैक से कोई और कलर कर दूं, जैसे ब्लू कर दूं, तो आप ब्लू कर सकते हैं। आप इसी तरह इसके एलिमेंट्स को लोकली चेंज भी कर सकते हैं डेव टूल्स की मदद से। डेव टूल्स की मदद से आप एलिमेंट्स को लोकली चेंज भी कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं कि साइट का स्ट्रक्चर क्या है, और ये भी चेक कर सकते हैं कि इस साइट में अगर मान लिया कि कुछ गलती है या फिर कोई इमेज लोड नहीं हो रहा है या फिर कोई भी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो इसका क्या कारण है, क्यों ये काम नहीं कर रहा है। फिर आज आप लोग इतना जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया? मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे मैंने जो अभी तक बताया सुबह से अभी तक समझ में आया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नो सर। आगे जितने लोगों को समझ में आया वो यस लिखेंगे, मैसेज बॉक्स में जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो नो लिखेंगे। अब जो लोग लिख रहे हैं नो, उन लोगों को क्या समझ में नहीं आया एक बार लिखेंगे, बताएंगे क्या उसमें समझ में आप लोगों को नहीं आया। आप लोगों को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में नहीं आया कि आईपी एड्रेस समझ में नहीं आया कि ये डेव टूल्स समझ में नहीं आया, या फिर और भी चीजें समझ में नहीं आई। अब जहां तक बात है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल लेवल का है, तो आप लोग चूंकि स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में इसको मुश्किल होगा।
पर आप लोग इसको आसानी से धीरे धीरे समझेंगे कि क्या चीज है, कैसे काम करता है वेबसाइट। और फिर इसमें ये जो मैंने आपको अभी बताया कि टर्मिनल कैसे काम करता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स कैसे काम करता है, ये सब कैसे काम करता है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो अभी आपको बताया कि इंटरनेट क्या चीज है, फिर मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस क्या चीज है, वेब क्या चीज है। जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कंसोल क्या होता है, ब्राउजर के डेव टूल्स में कंसोल क्या होता है। तो कंसोल एक जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इन्वायरमेंट होता है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है जो कि आपके कुछ काम करने के लिए मदद करती है। जैसे आपको किसी बटन क्लिक पे आपको क्या करना है, या फिर आपको जैसे मैंने अभी दिखाया कि कंसोल करने के में मदद करती है, बटन क्लिक पे क्या करना है, किसी बटन पे क्लिक करने पे कलर मान लिया चेंज हो या फिर कुछ बिहेवियर चेंज हो, इस तरह के काम करने में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्राउजर में कंसोल दिया जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जो है ब्राउजर ही चलाता है आपके वेब पेज में। फिर आप लोगों को बताया गया कि आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आईपी एड्रेस जो है ये एक फिजिकल एड्रेस की तरह है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको बताया गया। सबसे पहले आपको बताया गया कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट में मैंने आपको बताया कि इंटरनेट एक फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन है एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर के बीच में, जो कि ग्लोबली है। मतलब आपका फोन हो या अमेरिका में किसी व्यक्ति का फोन हो, या चाइना में किसी व्यक्ति का हो, या रसिया में किसी व्यक्ति का हो, सबके सब एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और एक जगह से दूसरे जगह कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर वेब क्या है? तो वेब वो इंटरनेट पे चलने वाला एक सॉफ्टवेयर, आप समझे कि इंटरनेट पे चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फोन से उस इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर तो को कनेक्ट करता है, एक आपके कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को। अब इसमें जो आर्किटेक्चर यूज होता है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका ब्राउजर जो है क्रोम या फायरफॉक्स या फिर सफारी, अगर कोई एप्पल यूजर्स होंगे, एप्पल मतलब मैकबुक या फिर आईफोन यूजर्स होंगे तो उनके फोन में सफारी होगा। तो आपका ब्राउजर जो है किसी भी सर्वर जैसे flipkart.com या google.com के सर्वर से कनेक्ट होके, और फिर आप जैसे ही उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो फिर आपको रिस्पॉन्स दिखाता है ब्राउजर पे। इस आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। आप इमेज पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपका लैपटॉप या पीसी या फोन नेटवर्क के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, उसको सर्वर से वापस कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। यदि डेटा फाउंड हुआ तो डेटा फाउंड का रिस्पॉन्स मिलता है, यदि डेटा फाउंड नहीं हुआ तो डेटा नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस क्या है। तो जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। आप जो जिससे कनेक्ट हैं, अभी जिस फोन से कनेक्ट हैं, सबका एक आईपी एड्रेस है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको रियल टाइम देना चाहूंगा। आप लोगों के सबके डिवाइस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, इस समय इंटरनेट कनेक्ट है, तभी तो आप देख पा रहे हैं गूगल मीट से। सभी लोग अपने अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं आप लोगों का माइक्रोफोन ऑन कर दे रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया आपने? यस सर। यस सर। ऊपर लिखेंगे, यस सर। ऊपर लिखेंगे व्हाट नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है माई स्टार्टिंग आईपी कहाँ एड्रेस। चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो हम खुद को वही
सर म्यूट करिए। यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर फोन में सर। आप लोग अपने सिस्टम या फिर फोन में क्रोम ब्राउजर खोलेंगे। यदि आप फोन से देख रहे हैं तो फोन में खोलेंगे, यदि आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो लैपटॉप में खोलेंगे। आपके फोन में भी क्रोम नाम का एक ब्राउजर होगा। क्रोम नहीं होगा तो फायरफॉक्स होगा, एप्पल यूजर्स होंगे तो सफारी होगा। क्रोम ब्राउजर खोलेंगे, वहां स्क्रीन उसके ऊपर अगर फोन में है तो फोन में ऊपर आ रहा होगा एड्रेस बार, सर्च गूगल और टाइप यूआरएल। अगर नए टैब में है या फिर टॉप पे ऊपर आ रहा होगा एड्रेस बार, वहां पे टाइप करेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। आप स्क्रीन पे लाइव देख पा रहे होंगे कि क्या वेबसाइट ओपन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको एक एड्रेस डिस्प्ले होगा। 103.211.1.333 एक एड्रेस है। सभी का अपना अपना एड्रेस डिस्प्ले होगा। जो भी एड्रेस आपको डिस्प्ले हो रहा है सारे मैसेज बॉक्स में डालेंगे। क्या कोई एड्रेस आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है? कोई एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को? कोई एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है? क्या एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है? मैं आपके मैसेज बॉक्स में वो कमांड टाइप कर रहा हूं जो कि आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है। आपको सर्च करना है गूगल पे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये कमांड आप सर्च करेंगे, आपको एक वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपको आपका अपना अपना आईपी एड्रेस डिस्प्ले होगा। जैसे आप यहाँ पे कुछ मैसेज बॉक्स में भी देख पा रहे हैं, ये आईपी एड्रेस है 27.60.197.4। आदित्य कुमार सिंह जी का आईपी एड्रेस है। हिमांशु शर्मा जी का है 171.76.227.97। ये सब आईपी भी 4 एड्रेसेस हैं। कुछ एड्रेसेस जो आ रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्सपेंडेड आईपी एड्रेस है, बहुत बड़ा है। इसको IPv6 वर्जन 6 का आईपी एड्रेस बोलते हैं। और जो 4 डिजिट्स के आप लोगों के आ रहे हैं 1.57, सोनाली कुमारी जी का आ रहा है 1.57.42.252.202, ये वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह से ये आप लोगों के अपने अपने फोन का पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है। जो लोग ये लिख रहे हैं कि फोन हैक हो जाएगा, कोई फोन हैक नहीं होगा आपका। ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो या एयरटेल ने आपको दिया है। कुछ आईपी एड्रेस से आपका फोन हैक नहीं होगा, क्योंकि आपका फोन एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आपका फोन पब्लिक नेटवर्क का नहीं है। हैकिंग उनका हो सकता है जो कि पब्लिक नेटवर्क है, जैसे सर्वर्स, उनका आईपी एड्रेस पब्लिक होता है, आपका पब्लिक नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि आईपी एड्रेस क्या है। और आप लोगों ने देखा भी आज प्रैक्टिकल सेशन में कि सबका अपना अपना आईपी एड्रेस आप लोगों को डिस्प्ले हुआ। सब लोगों ने अपना अपना आईपी एड्रेस चेक कर लिया। सभी लोगों को लगभग लगभग दिखा। सारे लोग तो कनेक्ट हैं इंटरनेट से। जिन लोगों को दिखा आईपी एड्रेस वो लोग थम्स अप करेंगे, जिन लोगों को नहीं दिखा वो थम्स डाउन करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं आदर्श कुमार की आईपी एड्रेस किस चीज में काम आता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका फोन जो है वो जैसे ही किसी और सिस्टम से, जैसे आपका फोन किसी वेब सर्वर google.com के सर्वर से या फिर flipkart.com के सर्वर से कनेक्ट होता है, तो उसे ये जानना होता है कि मुझे रिक्वेस्ट किसने भेजा है। फ्लिपकार्ट के सर्वर ने भेजा है कि ये मतलब किस फोन से भेजा गया है, किस लैपटॉप से भेजा गया है। तो ये जो एड्रेस है यही IPv4 एड्रेस है। आपने google.com का भी IPv4 एड्रेस देखा, और ये आपने अपने 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 सिस्टम का भी IPv4 एड्रेस देखा कि आपका एड्रेस क्या है। सब ने लोगों ने लिखा भी कि जैसे अमन राज ने भी लिख रहे हैं कि इनका आईपी एड्रेस
103.36.83.169 है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट करेंगे flipkart.com के सर्वर पे, flipkart.com का सर्वर इनको आइडेंटिफाई करेगा कि हमें जो रिस्पॉन्स देना है वो अमन राज को 103.36.83.169 पे वापस रिस्पॉन्स भेजना है। ऐसा नहीं कि flipkart.com का सर्वर पे मान लिया कि एक टाइम में 1000 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो अमन राज का रिक्वेस्ट भेज दिया किसी और को कि इन्होंने सर्च किया था मतलब कोई फोन और इनको दिखाया जा रहा है लैपटॉप, किसी ने सर्च किया था मान लिया कि फ्रिज और उसको दिखाया जा रहा है टीवी। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एड्रेसिंग सिस्टम होता है जिसको कि आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा 4 डिजिट का एक आईपी एड्रेस था, जैसे अमरराज जी का है 103.36.83.169, और कुछ लोगों ने लिखा IPv6 एड्रेस। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों ने लिखा 240, रवि कुमार जी ने लिखा है 2409:4040:1007। तो जहां पे कॉलन आ रहा है ये वर्जन 6 का एड्रेस है, और जहां पे डॉट आ रहा है दो एड्रेसेस के बीच में ये IPv4 का एड्रेस है। तो एड्रेसिंग सिस्टम का यही काम है कि सही रिक्वेस्ट सही जगह पे पहुंचे। आपका रिक्वेस्ट यदि फ्लिपकार्ट ने आपने रिक्वेस्ट किया है तो वापस रिस्पांस आपको ही आए। फिर मैंने आपको बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं, जैसे जियो हैं, एयरटेल हैं। ये आपके जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। वो जो आईपी एड्रेस देने का काम है वो यही सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो या BSNL हो, या फिर आप अगर और कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं वो हो। सर्विस प्रोवाइडर का काम है कि आपका फोन जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होता है आपके बिहाफ पे आपको पहले एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। उस आईपी एड्रेस से जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिक्वेस्ट सही जगह पे पहुंचाना इनका काम है। एक मतलब समझिए कि एज ए ब्रिज की तरह ये काम करते हैं, आपके फोन या लैपटॉप को पूरे इंटरनेट से ये जोड़ देते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ब्राउजर जो है ये आखिर रेंडर करता कैसे है रिक्वेस्ट को। जैसे ही आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने कुछ रिस्पांस दिया, तो सर्वर सिर्फ और सिर्फ एक HTML का कोड भेजता है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। ये ठीक उसी तरह का दिखता है। HTML का कोड भेजता है सर्वर आपको, जिसमें आपका पूरा वो स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा बटन कहाँ पे प्लेस होगा, कैसे प्लेस होगा, कौन से रंग का दिखेगा, क्या दिखेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन उस रिक्वेस्ट में होता है। जैसे ही आपके ब्राउजर के पास वो रिक्वेस्ट पहुंचता है, ब्राउजर उसको पार्स करता है और एक एक करके उसको आपको डिस्प्ले करता है। क्योंकि ये काम इतना तेज होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे ये हो रहा है। इसमें तीन टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। पहला HTML काम करता है, दूसरा जावास्क्रिप्ट काम करता है, तीसरा CSS काम करता है। अब फिर मैंने आपको बताया कि टर्मिनल क्या चीज है। टर्मिनल जो है ये एक एप्लीकेशन की तरह आप समझिए इसको। ये आपके सिस्टम को बिना माउस के कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है। आप बिना माउस के अपने सिस्टम का कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसमें फाइल बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं, किसी दूसरे रिक्वेस्ट जैसे मैंने आपको पिंग करके देख सकते हैं कि क्या इंटरनेट से मेरी कनेक्टिविटी सही से आ रही है। यदि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो आप ये रिक्वेस्ट कमांड यूज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, यदि है तो कितना तेज है। फिर आपको मैंने डेव टूल्स का बताया कि डेव टूल्स क्या होते हैं क्रोम के, इसमें क्या क्या आप चेक कर सकते हैं। आपको बताया गया कि आप साइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यदि कुछ चेंज करना हो तो आप अपने सिस्टम पे उसको चेंज करके देख सकते हैं, और कुछ चीजें अगर खराब हो तो वो चीजें कर आप सकते हैं। आप लोगों को डाउट, आप लोगों का माइक ऑन किया गया है, यदि कोई डाउट हो तो आप लोग पूछेंगे। नो सर।
सर नहीं समझ में आ रहा है फ्लैश सॉफ्ट सर 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 समझ में नहीं आ ऋषभ झा को समझ में आ रहा है ऋषभ समझ झा में को आ रहा है सर ऑफलाइन पढ़ाई ऋषभ करो झा ना। को आईपी वर्जन ऋषभ हेलो, एक बार में एक बोलेंगे। यस सर सर छोटा छोटा फोन में दिख रहा है कुछ समझ में सर नहीं आ ऋषभ रहा झा है को सर ब्लॉक करिए। ऋषभ झा को बहुत मैसेज कर रहा है। सर जो बोला है ब्लॉक करने के लिए पहले उसको कीजिए। सर ऋषभ झा को करिए। पाकिस्तान को सर नहीं सपोर्ट समझ करता में है। आ रहा है। सर ऑफलाइन क्लास सर ऑफलाइन क्लास होगा ना? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर फोन में छोटा छोटा दिख रहा है सर आवाज भी कट रहा है सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेटवर्क अरे अगर एक एक करके प्रॉब्लम बोलो है ना। तो उसमें फिर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। आप स्टेबल नेटवर्क में आएगा तो फिर आप देख सकते हैं इसको। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से वीडियो आपके उसमें उपलब्ध हो जाएगा, आपके लॉगिन में। आप फिर से उसको लॉगिन करके देख सकते हैं कि क्या चीज है, कैसे है, और फिर कैसे इसको यूज करते हैं। मैंने आपको बता, आप लोगों का काम रहेगा जैसे आपने अभी किया कि आईपी एड्रेस चेक किया, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस से कितने लोगों ने चेक किया? अभी जितने लोगों ने चेक किया वो थम्स अप करेंगे, जितने लोगों ने चेक नहीं किया या उनसे नहीं हो पाया वो थम्स डाउन करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आईपी एड्रेस अपना अपना चेक किया। ये इंटरनेट का एक बेसिक चीज है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, कैसे है, क्यों है। और इसी तरह से आप जाके गूगल पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि HTML टेक्नोलॉजीज क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, CSS क्या है। इस तरह के टेक्नोलॉजीज आप सर्च करेंगे और फिर आपका नेक्स्ट क्लास कल फिर इसी समय होगा 10 बजे से। और ये वीडियो जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपके जो लॉगिन जहां से आपने ये क्लास ज्वाइन किया है आपको फिर से लॉगिन में उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से फिर देख सकते हैं। धन्यवाद।